हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो जेएआईबी एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मॉड्यूल सी पीपीबी यानी पेपर 2 में मॉड्यूल सी की लास्ट एमसीक्यू क्लास कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने मॉड्यूल बी पर और फिर मॉड्यूल ए पर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग क्लास करेंगे मॉड्यूल सी की क्लास नंबर 5, पेपर 2 पीपीबी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIBCAIB बाय अरविंद सर पर। ठीक है दोस्तों, या इस QR कोड को भी स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहां से आप जब भी अपनी स्टडी कर रहे हो वहां पर अगर आपको पीपीबी से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत शेयर करिए, हम आपके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एज सुन एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल आपको आंसर मिल जाए, जिससे आपकी प्रिपरेशन उसी एंथुसिज्म के साथ आगे बढ़ती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ई रूपी। ई रूपी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा कथन सत्य है? द ई रूपी कैन बी इशूड ओनली बाय बैंक ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इशू पीपीआई एंड हु आर पार्टिसिपेटिंग एज पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इन द यूपीआई इकोसिस्टम। ठीक है दोस्तों, दूसरा है अप टू 10 ई रूपी वाउचर्स कैन बी इशूड फॉर वन प्रोग्राम ऑन अ सिंगल मोबाइल नंबर पर इंडिविजुअल बेनिफिशियरी। ई रूपी कैन बी इशूड अप टू ₹10,000 पर वाउचर। और फिर लिखा है ई रूपी वॉज लॉन्च ऑन 2 अगस्त 2021 बाय आरबीआई। और फिर लिखा ई रूपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन डिजिटल फॉर्म एज वेल एज पेपर फॉर्म। ठीक है, डिजिटल फॉर्म के साथ साथ पेपर फॉर्म में भी आपको इशू किया जाता है। ठीक, तो अब ये हमारे पास 5 स्टेटमेंट हैं और इनमें से हमें अपना करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन कहता है कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। सी कहता है कि ऑल आर करेक्ट और डी कहता है तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। ठीक है, तो अब आपको इनमें से सही आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो एक बार आप सभी लोग स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए, मैं इस साइड खड़ा हो जाता हूं जिससे कि आपको स्टेटमेंट्स आसानी से पढ़ने में मदद हो। तो देखो, जब हम ई रूपी की बात करते हैं तो ई रूपी हमारा वही बैंक जारी कर सकता है या इशूअर बैंक वही होगा जो सबसे पहले तो यूपीआई इकोसिस्टम पे काम कर रहा हो, यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो। क्या हो दोस्तों? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो। ये बिल्कुल सही है, सर्विसेज प्रोवाइडर हो। ठीक है, प्रोवाइडर होना जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर हम ई रूपी की बात करें तो ई रूपी एक बेनिफिशियरी को मैक्सिमम अभी जो लिमिट दी गई है 10 ई रूपी वाउचर ही जारी किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा कहता है कि एक ई रूपी वाउचर, एक जो वाउचर होगा उसको मैक्सिमम कितने अमाउंट से लोड किया जा सकता है? 10,000 रुपीज से लोड किया जा सकता है। सो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है, इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। ई रूपी वॉज लॉन्च ऑन 2 अगस्त 2021। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 2022 में आया। कब आया? 2022 में आया, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। और फिर लिखा है पांचवा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ई रूपीज ओनली डिजिटल फॉर्म में जारी किया जाता है, ना कि पेपर फॉर्म में। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? पहला, दूसरा और तीसरा, यानी अवर, है ना। अपना जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? जो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है और तीसरा स्टेटमेंट है, यानी ओनली 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहां पे आप टिक लगा दीजिए, अपना करेक्ट आंसर आप टिक लगा दीजिए। चलिए, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। और पांचों स्टेटमेंट आपको यहां पे दिए गए हैं, पांचों स्टेटमेंट यहां पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ई रूपी इज अ डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च बाय, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज अ कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट implemented as a QR code and SMS string based e-voucher. E-rupee is designed to ensure that the payment are made only to the person who issued the voucher, who redeemed the voucher, invest in the voucher और एडवर्टाइज द वाउचर। अब आपको इनमें से एक सही आंसर चुनना है। तो आपको जैसे मान लीजिए किसी ईश्वर ने, है ना, स्पॉन्सर ने किससे कहा, किसी ईश्वर से कहा कि आप हमें ई रूपी वाउचर दे दो। ई रूपी वाउचर उसने कहा किसके नाम पे जारी करना है? स्पॉन्सर ने कहा भैया राम के नाम पे जारी करना।
तो हमारा बेनिफिशियरी कौन है? राम। चलो भाई राम। अब राम के पास मान लो एसएमएस के फॉर्म में ई रुपी वाउचर पहुंच गया या क्यूआर के फॉर्म में पहुंच गया, किसी भी फॉर्म में। तो अब इस ई रुपी वाउचर को वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा मर्चेंट के पास, जिसके पास रिडीम होगा ये वाउचर, जो भी ऑथराइज मर्चेंट होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो इन्होंने पूछा है कि पेमेंट्स आर मेड ओनली टू द पर्सन, किस व्यक्ति को किया जाएगा पेमेंट? जो सिर्फ जो रिडीम करेगा वाउचर को, जो क्या करेगा? रिडीम करेगा वाउचर को, उसी को इसका भुगतान पे किया जाएगा। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? तो देखो, ई रुपी इज डिजाइन टू इंश्योर दैट पेमेंट आर मेड ओनली टू द पर्सन हु रिडीम द वाउचर। यानी अगर मैं बेनिफिशियरी हूं और मैं उस वाउचर को ले जाके कहीं से पैसा उसके अगेंस्ट में लेके आऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति के पास रिडीम होगा वाउचर उसी को भुगतान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इट इंटेंडेड टू बी पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। तो इसका इंटेंट क्या है कि पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट का सोल्यूशन ही होगा। द बेनिफिशियरी कैन रिडीम द वाउचर एट द सर्विस प्रोवाइडर विदाउट नीडिंग अ कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप और इंटरनेट बैंकिंग। जब कोई बेनिफिशियरी यानी राम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर यानी मर्चेंट के पास जाएगा रिडीम कराने, तो उसको ना तो इंटरनेट की आवश्यकता है, ना किसी कार्ड की आवश्यकता है, ना किसी डिजिटल पेमेंट ऐप की आवश्यकता है, ना ही इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता है। वो वाउचर आप आसानी से क्या करा सकते हैं? रिडीम करा सकते हैं, और उसमें पेमेंट के फंसने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये प्री लोडेड वाउचर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है? दिस मेक द पेमेंट प्रोसेस मोर डायरेक्ट एंड इफिशियंट, मिनिमाइजिंग पोटेंशियल मिसयूज और डाइवर्जन ऑफ फंड। ठीक, तो इससे आप डाइवर्जन भी नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 वाउचर इशूड ऑन सिंगल मोबाइल नंबर, यानी एक बेनिफिशियरी को मैक्सिमम कितने वाउचर जारी हो सकते हैं? 10। और एक वाउचर की जो मैक्सिमम कॉस्ट उस पर लोड होगी वो 10,000 रुपीज तक की ही लोड हो सकती है। ठीक है दोस्तों, डन है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ई रुपी एंड यूपीआई? ई रुपी और यूपीआई के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है? सो ई रुपी इज वन टाइम कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मैकेनिज्म। तो वन टाइम कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस मैकेनिज्म है। यूपीआई इज एन एप्लीकेशन यूज्ड फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ मनी। अब यूपीआई की बात करें तो यूपीआई क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसका यूज रिसिप्ट और पेमेंट करने में किया जाता है पैसे के। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट्स ई रुपी एंड यूपीआई। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ऑपरेट कौन करता है? एक्चुअली एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ई रुपी वाउचर कैन बी रिडीम एट सर्विस प्रोवाइडर काउंटर्स। यूपीआई इज यूज्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ मनी। तो ये आपका एक आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके जो दो आंसर करेक्ट हुए वो क्या क्या हुए? पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहां पे सेकंड आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब इसका डिफरेंस भी समझ लेते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन रुपी एंड यूपीआई, तो ई रुपी और यूपीआई की बात करेंगे। ई रुपी इज वन टाइम कैशलेस कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मैकेनिज्म। यूपीआई इज एन एप्लीकेशन फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ मनी। ई रुपी इज एन ई वाउचर, ई रुपी एक ई वाउचर है, और यूपीआई इज एन एप्लीकेशन यूज फॉर रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट्स ई रुपी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट्स यूपीआई। सो ई रुपी वाउचर कैन बी रिडीम एट सर्विस प्रोवाइडर काउंटर और यूपीआई इज यूज्ड फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ मनी। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे यूपीआई और ई रुपी के बीच में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सोच समझ के अपना आंसर लगाइएगा जैसे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच इज आर द बेनिफिट ऑफ फिनटेक? फिनटेक का मतलब क्या होता है? फिनटेक का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो फाइनेंस के लिए टेक्नोलॉजी की मदद के साथ फाइनेंस को प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंपनी को हम फिनटेक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फिनटेक कहते हैं, यानी फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्लस टेक्नोलॉजी से हमें मिलता है फिनटेक फैसिलिटी। ठीक, तो अब आपको बेनिफिट बताना है फिनटेक का। क्या बेनिफिट है? जो आजकल की आपको बैंकिंग मिल रही है वो फिनटेक बेस्ड ही है। तो आपको पढ़ना है और मैच करना है कि आज की सेवा से ये कैसे रिलेटेड है। तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे, आप आसानी से बता पाओगे स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो कैसे। एडवांस टेक्नोलॉजी हैव टेकन ओवर द फाइनेंशियल वर्ल्ड।
इंप्रूविंग टोटल फाइनेंशियल सर्विस, आपकी जो टोटल फाइनेंशियल सर्विस है उसको इंप्रूव कर दिया। बिल्कुल सही है भाई, घर पे बैठे बैठे मैं तुरंत के तुरंत क्या करता हूं, मैं अपनी मोबाइल ऐप से अपना पैसा ट्रांसफर कर देता हूं, मैं बिल पेमेंट कर लेता हूं, मुझे बैंक तक भाग के जाने की अब आवश्यकता नहीं है ना। या एटीएम से मैं जाके पैसा ले लेता हूं, या मुझे आरडी एफडी बनवानी है तो मैं घर बैठे ही अपनी ऐप और इंटरनेट बैंकिंग से आरडी एफडी भी बनवा लेता हूं। तो ये सब आज पॉसिबल क्यों हो पाया? फिनटेक, एडवांस टेक्नोलॉजी के आने से। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है दोस्तों? करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। दीज टेक्नोलॉजीज आर ऑल्सो वेरी यूजफुल इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है, वहां पे भी यूज हो रही है। रिड्यूस कॉस्ट, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। रिड्यूस टाइम टू मार्केट, मार्केट का जो टाइम है वो भी रिड्यूस हो गया। कस्टमर सर्विस एंड रेवेन्यू भी आपका बढ़ गया। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। आपका आंसर होना चाहिए ऑल आर करेक्ट। क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका आंसर होना चाहिए ऑल आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों। नाउ तो यहां पे जो आपका आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। तो फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग एट इनक्रेडिबल स्पीड्स। So advanced technology have taken over the finance world, improving total financial service while also being very valuable for retail investors in the management of stock market. So small enterprises and financial system. तो इन सभी के लिए बेनिफिशियल हो गया। सो बेनिफिट ऑफ फिनटेक प्रोडक्ट दैट आर हेल्प बैंक आर गिवन बिलो। अब फिनटेक प्रोडक्ट से बैंक को क्या मदद मिली वो लिखी है। पहला, बैंक को सबसे पहले मदद मिली कि उनकी जो कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो गई। रिड्यूस टाइम टू मार्केट, कस्टमर सर्विस एंड रेवेन्यू, वर्ल्ड क्लास कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी भी हो गई है। ग्रेटर स्पीड एंड कन्वीनियंस कस्टमर के लिए हो गया है। इनोवेटिव प्रोडक्ट बैंक लॉन्च कर पा रहा है और ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोडक्ट भी देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? ट्रांसपेरेंसी भी प्रोडक्ट्स में देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके फिनटेक के आने से फायदे हुए हैं। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गीता इज अ स्मॉल बिजनेस ओनर। गीता एक छोटा बिजनेस चला रही है, उसकी ओनर है। Who want to take out a loan to expand her business। अब वो चाहती है कि मैं अपने बिजनेस को बड़ा करूं, इसके लिए मुझे लोन चाहिए। She is concerned about the high interest rate and want to explore other options। अब वो जिस बैंक के पास गई उन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत हाई बता दिया, तो अब वो चाहती है कि हमें कोई दूसरा ऑप्शन मिले जहां से इंटरेस्ट रेट कम लगे। ठीक है। Which of the following option is not a benefit of open banking that could help गीता इन दिस सिनेरियो। तो इनमें से कौन सा एक ओपन बैंकिंग का लाभ नहीं है जो गीता की मदद कर सकता था? पहला, एक्सेस टू वाइडर रेंज ऑफ लोन प्रोवाइडर। अब देखो, वाइडर रेंज ऑफ लोन प्रोवाइडर्स आप ओपन बैंकिंग के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा नॉट अ बेनिफिट, तो ये आंसर नहीं होगा। कंपैरिजन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड टर्म अक्रॉस मल्टीपल प्रोवाइडर, ये भी इसका बेनिफिट है, तो ये आंसर नहीं होगा। ग्रेटर कंट्रोल ओवर द शेयरिंग ऑफ हर फाइनेंशियल डिटेल। अब ओपन बैंकिंग के तहत वो अपने फाइनेंशियल डिटेल को मल्टीपल जो भी हमारे प्रोवाइडर है उनके साथ शेयर कर पाती थी, जिससे कि इनको इनकी मतलब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इनको लोन ऑफर किया जा सकता था। तो ये भी एक बेनिफिट है ओपन बैंकिंग का। एबिलिटी टू निगोशिएट लोअर इंटरेस्ट रेट विद हर करंट बैंक। अपने करंट बैंक जिसके पास वो जा रही हैं वहां ओपन बैंक की कोई मदद ही नहीं, आमने सामने बैठ के बात कर रही हैं। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डी इज द करेक्ट आंसर। यानी दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओपन बैंकिंग। ये तीन तो बेनिफिट हैं, दीज आर द बेनिफिट्स, ये तो आपके बेनिफिट्स हैं किसके? ओपन बैंकिंग के। किसके? ओपन बैंकिंग के बेनिफिट्स हैं। बट अगर आप देखोगे तो ये ओपन बैंकिंग का बेनिफिट नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा। देखिए, ओपन बैंकिंग की बात करें तो बिफोर ओपन बैंकिंग कस्टमर को खुद बैंक के पास जाके इंटरेक्ट होना पड़ता था। अब कस्टमर ओपन बैंकिंग के आने से एक एपीआई होता है ना, एपीआई कंज्यूमर एप्लीकेशन होगा जिससे इनका डेटा मल्टीपल जो भी बोरोवर हैं उन लेंडर हैं उनके पास शेयर हो जाएगा, और ये सभी के द्वारा दी जाने वाली लोन फैसिलिटीज को कंपेयर कर पाएंगी ओपन बैंकिंग की मदद से। तो ओपन बैंकिंग कैन हेल्प गीता बाय अलाइंग हर टू एक्सेस अ वाइडर रेंज ऑफ लोन प्रोवाइडर। सबसे पहले तो मदद करेगा कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लोन प्रोवाइडर मिल जाए, फिर आप उनके इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर पाएंगे, टर्म एंड कंडीशन को कंपेयर कर पाएंगे। गीता हैज ग्रेटर कंट्रोल ओवर द शेयरिंग ऑफ हर फाइनेंशियल डेटा, और जो इनके साथ फाइनेंशियल डेटा शेयर किया जा रहा है उस पर भी कंट्रोल रहेगा। हाउएवर इट डज नॉट नेसेसरली इनेबल हर टू निगोशिएट लोअर इंटरेस्ट रेट विद हर करंट बैंक। तो ये ओपन बैंकिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है?
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अकाउंट एग्रीगेटर, अकाउंट एग्रीगेटर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट कहता है, क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है, वो क्या कहता है, अकाउंट एग्रीगेटर आर एंटिटीज दैट हेल्प कस्टमर कंसोलिडेट देयर फाइनेंशियल डेटा फॉर मल्टीपल सोर्सेस। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अकाउंट एग्रीगेटर अलाउ कस्टमर टू शेयर देयर फाइनेंशियल डेटा विद थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर विदाउट शेयरिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल। आपको बिना लॉगिन क्रेडेंशियल को शेयर किए आप क्या कर सकते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, बिना लॉगिन क्रेडेंशियल को शेयर किए हुए आप अपने डेटा को थर्ड पार्टी को शेयर कर सकते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस आर अवेलेबल ओनली फॉर रिटेल बैंकिंग कस्टमर इन इंडिया। तो अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है, रिटेल बैंकिंग कस्टमर के लिए अवेलेबल है भारत में। ठीक है दोस्तों, अब आपको आंसर देना है। देखो पहला स्टेटमेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था करेक्ट है, कि आपको क्या करना होता है दोस्तों, आप शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। देखो अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके बीच में आपका डेटा शेयर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर श्याम। ठीक है, अब मिस्टर श्याम का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब ये हाउसिंग लोन लेने जाते हैं एचडीएफसी बैंक के पास। अब एचडीएफसी बैंक अगर एसबीआई के साथ अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में होगा तो इस लोन के रिगार्डिंग इस बैंक को जो भी डेटा श्याम का चाहिए होगा वो एसबीआई से एक्सेस कर लेगा, क्योंकि आरबीआई ने इसको अकाउंट एग्रीगेटर की अथॉरिटी दे रखी है। ठीक है, बट इस डेटा का यूज एचडीएफसी सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस में करेगा जिस पर्पस के लिए उसने डेटा लिया है, उसके बाद उस डेटा का वो उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सिर्फ होम लोन से रिलेटेड जो मिस्टर श्याम की बातें हैं उसके लिए ही यूज कर पाएगा। तो पहला तो सही है और डेटा शेयर भी हो गया। फिर इन्होंने कहा है कि सिर्फ रिटेल कस्टमर के लिए अवेलेबल है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहां पे जो आपका आंसर लगेगा वो बी लगना चाहिए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, बट थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। सो अकाउंट एग्रीगेटर आर एंटिटीज दैट हेल्प कस्टमर कंसोलिडेट देयर फाइनेंशियल डेटा फॉर मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, कंसोलिडेट किया जा सकता है डेटा आपका मल्टीपल सोर्सेज से, सच एज बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। They allow customer to share their financial data with third party service provider without sharing her login credential, thus क्या लिखा है, enhancing security। इससे क्या बढ़ जाएगा, आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस आर अवेलेबल फॉर बोथ रिटेल कस्टमर एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग कस्टमर इन इंडिया। तो यहां पे लिखा था सिर्फ रिटेल के लिए, साथ ही साथ कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए भी अवेलेबल है। तो आपका तीनों स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जितने भी दोस्त अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं और अपने कंसेप्ट को एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा एक नया बैच आया है, JAIB ऑफिसर्स बैच, जो कि फाउंडेशन को कंप्लीट करेगा, है ना। नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट करेगा। मात्र 1999 रुपए में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ JAIB MCQ बैच भी आया है, जो कि 2499 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। MCQ बैच की खासियत क्या क्या मैं बता दूं, यहां पे आपको मॉड्यूल वाइज, ठीक है, मॉड्यूल में जितनी भी यूनिट्स होंगी उस यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, पहला केस। ठीक है, दूसरा केस, अगर आपको किसी भी यूनिट में परेशानी हो रही MCQs को टिक करने में, समझ में नहीं आ रहा, तो आप तुरंत के तुरंत आप उसके फाउंडेशन क्लास को खोल के उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको फाउंडेशन जो बैच है वो आपको यहाँ पे फ्री दिया गया है। क्या दिया गया है, फ्री, यानी आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए हमारे MCQ बैच के साथ। इसके लिए ये MCQ बैच लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ अब लिखा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हैशटैग बैंकिंग। आपने हैशटैग बैंकिंग को पढ़ा होगा, तो हैशटैग बैंकिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द हैशटैग इज यूज्ड इन सोशल मीडिया साइट्स मेजरली ट्विटर to identify message on a specific topic। बिल्कुल ठीक है। Indian Banks have started using the hashtag to provide service such as fund transfer, balance inquiry, prepaid mobile recharge, etc. Customer has to follow the bank on Twitter to use this facility। पहला वाला भी करेक्ट है,
दूसरा वाला भी करेक्ट है और तीसरा वाला भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप यहां लगा सकते हैं ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट आपके हैशटैग बैंकिंग से रिलेटेड करेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितना मैंने बताया है वही आपका यहां लिखा है। हैशटैग इज यूज फॉर सोशल मीडिया साइट, सोशल मीडिया साइट पे ट्विटर के लिए, जिसे अब हम क्या कहते हैं, एक्स पे यूज किया जाता है। हैशटैग्स इज अ वर्ड फ्रेज विच ऑलवेज प्रीसीड बाय द हैशटैग साइन। ठीक है, Indian banks have started using hashtag banking for provide the banking facilities, prepaid mobile recharge, etc. to their customer. To participate hashtag banking, the customer has to follow the bank on Twitter. ठीक है, subtech service are used by, देखो fintech कौन प्रोवाइड करता है, फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल फैसिलिटी, फाइनेंशियल फैसिलिटीज के लिए टेक्नोलॉजी का यूज, टेक्नोलॉजी का यूज। रेगटेक का मतलब है, रेगटेक का मतलब है, रेगटेक का मतलब है रेगुलेटरी गाइडलाइंस के लिए, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के लिए, गाइडलाइंस के लिए, गाइडलाइंस के लिए, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के लिए आप किसका यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज। और सुपटेक का मतलब है सुपरवाइजरी गाइडलाइंस के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। सप्लायर ऑफ हार्डवेयर, थर्ड पार्टी वेंडर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वेंडर, फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटीज। तो सुपटेक का यूज कौन करेगा, फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटीज इसका यूज करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, देखो आपका रेगुलेटर कौन है, रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, तो आरबीआई यूज करेगा। आपका सुपरवाइजर कौन है, आरबीआई, तो इसको भी यूज कौन करेगा, आरबीआई। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, यस और नो। नाउ तो यहां पे आपका आंसर डी हो गया। फिर आता है एपीआई इन टर्म ऑफ ओपन बैंकिंग रिफर्स टू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एडवांस परसिस्टेंट इनोवेशन, एडवांस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑल पर्पस इंटरफेस। तो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की जब हम बात करते हैं, विच इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड डेफिनेशंस दैट अलाउ डिफरेंट एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, अलग अलग एप्लीकेशन जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं तो उसे हम एपीआई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सो एपीआई आर क्रूशियल एलिमेंट फॉर द ओपन बैंकिंग एज दे आर द मीडियम दैट अलाउ कम्युनिकेट बिटवीन द एंटरप्राइजेस एंड बैंक्स। ठीक है, सो यही जो एपीआई है यही इनेबल करता है थर्ड पार्टी डेवलपर्स को कि वो एक्सेस कर पाए बैंकिंग इंफॉर्मेशन को एंड प्रोड्यूस कर पाए कटिंग एज गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीट यूनिक कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ओपन बैंकिंग। ओपन बैंकिंग के रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ इनेबलिंग सोर्स इंटरऑपरेबिलिटी इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इट अलाउ थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर टू access banking transactions and other data from banks and financial institutions. Being open in nature, open banking facilitate the opening of account to the foster financial inclusion. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इट इज नॉट रिलेटेड टू द ओपन बैंकिंग। ओपन बैंकिंग अभी हमने पढ़ा, ओपन बैंकिंग एक सिस्टम होता है जिसमें एपीआई के थ्रू आप डिफरेंट बैंक की जो एप्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट और कम्युनिकेट करती हैं और वो अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड कर पाती हैं। उस आधार पे कस्टमर क्या करता है, अपने डिसीजन को ले पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी ओपन बैंकिंग। तो ये थी आज की हमारी क्लास जहां पे मॉड्यूल सी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे मॉड्यूल बी के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आप JAIB के तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो JAIB महापैक के साथ जुड़कर आप अपने चारों कंपलसरी पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं। महापैक में आपको मल्टीपल बैचेस यानी फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस कैप्सूल बैचेस सब प्रोवाइड किए जाते हैं। 2000 लाइव क्लासेस, 500 मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक 3999 और 2 ईयर महापैक आपको 5999 में सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।
साथ ही साथ ऑफिसर्स JAIB फाउंडेशन बैच मैंने आपको बताया आपके लिए नया बैच लॉन्च हुआ है, 1999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा MCQ बैच भी आप 2499 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो आप इंडिविजुअल पेपर के साथ जुड़कर भी फाउंडेशन बैच के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मात्र 799 रुपए में। बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे लीस्ट प्राइस में। सो इन किताब की सबसे बड़ी खासियत है एग्जिस्टिव थ्योरी यानी संपूर्ण थ्योरी मिलती है, हिंट एंड सोल्यूशन, क्वेश्चन विद केस स्टडीज आपको अवेलेबल होंगे यूनिट वाइज, और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन भी अवेलेबल होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।